नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्पेशल नॉवेल्स में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप हमें अपनी कहानी जारी रखने के लिए समर्थन देना चाहते हैं तो आप केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हाइप करें। अगर आपको नहीं पता कि हाइप क्या होता है तो हम बता दें, कमेंट सेक्शन को स्लाइड करने पर हाइप का विकल्प मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, धन्यवाद। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड 491। एक कमरा बुक किया। वीर और इक्षिता ने कार पार्क करने के बाद फ्रंट डेस्क पर एक कमरे के लिए रजिस्टर किया। उसी पल होटल के बाहर एक कार रुकी। दूर से तेज रोशनी में वीर और इक्षिता की आकृतियां साफ दिखाई दे रही थीं। कार में बैठी एक महिला ने उन्हें एक ठंडी, भेदने वाली नज़र से देखा। यह महिला कोई और नहीं बल्कि इक्षिता की होमरूम टीचर लीना सक्सेना थी। वीर, आज रात तुम्हारी मौत का दिन है। तुम्हें मारने के बाद मैं आन्या सिंघानिया से निपटूंगी। तुमने मेरे विराट कॉप को नाराज करने की हिम्मत कैसे की, जिससे हमें बाद देश में बिजनेस का नुकसान हुआ, और तुमने जयदीप ओबरॉय को भी मार डाला। अब इस हिसाब को चुकता करने का समय आ गया है। लीना की आंखें जानलेवा इरादों से भरी थीं। वह वीर का पीछा कर रही थी और आखिरकार उसे पकड़ लिया था। वह इस अपराधी को खत्म करने का मौका ढूंढ रही थी। दिन में पहले ऑफिस में उसने वीर के सामने ड्रिंक में जहर मिलाया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसने उसे नहीं पिया। बाद में एक और टीचर शामिल हो गई थी और उन तीनों ने साथ में खाना खाया, जो एक बुरे नोट पर समाप्त हुआ। उस टीचर को विदा करने के बाद लीना ने अपना सारा ध्यान वीर पर केंद्रित कर दिया। स्कूल में लीना को एक विदेशी टीचर के रूप में जाना जाता था। उसका टीचर का व्यक्तित्व सिर्फ एक भेस था। उसकी एक और पहचान थी, विराट कॉप की एक गुप्त एजेंट। लीना सक्सेना जानबूझकर इक्षिता के करीब नहीं आई थी, ये सिर्फ एक संयोग था। उत्तर पश्चिम के सबसे अमीर राठौर परिवार के विराट कॉप में कुछ शेयर थे और सहयोग के मामले में दोनों के बीच काफी हित थे। विक्रम सक्सेना भारत में विराट कॉप का प्रमुख था और बाद देश में विराट कॉप के नुकसान के बारे में जानने पर मुख्यालय नाराज हो गया और सिंघानिया ग्रुप को खत्म करना अनिवार्य माना। विक्रम सक्सेना ने योजना बनाना शुरू किया और सबसे पहले अपनी बहन लीना सक्सेना के बारे में सोचा। वास्तव में वे भाई बहन थे। एक खुले तौर पर समग्र स्थिति को नियंत्रित कर रहा था, जबकि दूसरा गुप्त रूप से एक टीचर के रूप में काम कर रहा था, जो मुख्य रूप से खुफिया जानकारी के लिए जिम्मेदार था। वीर को मारने का फैसला करते समय विक्रम सक्सेना ने अचानक सोचा कि इक्षिता का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इक्षिता के अभिभावक के बहाने वीर की लीना सक्सेना से मुलाकात का दृश्य बना। उस समय लीना सक्सेना ने इसे ठीक समय पर किया था, जानबूझकर कपड़े बदले जब वीर आया, ताकि एक अंतरंग माहौल बनाया जा सके, जिसका इरादा वीर की सतर्कता को कम करना और बाद की हत्या की साजिश के लिए तैयार करना था। दुर्भाग्य से उसने जो जहरीला पेय सावधानीपूर्वक तैयार किया था, उसमें से कुछ भी वीर ने नहीं पिया। इस प्रकार एक सुनहरा अवसर चूक गया। फ्रंट डेस्क पर इक्षिता ने कहा, 2 सबसे अच्छे कमरे चाहिए। ठीक है, प्लीज एक पल रुकिए। रिसेप्शनिस्ट ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसके मन में वीर और इक्षिता एक जोड़े की तरह लग रहे थे। निश्चित रूप से उन्होंने बहस की होगी क्योंकि वे 2 कमरे ले रहे थे। फिर भी गुस्से में भी कोई आमतौर पर अलग अलग कमरों में चेक इन नहीं करेगा, है ना? इसलिए भले ही वह उनके रिश्ते से हैरान थी, उसने आगे अनुमान नहीं लगाया और बस इक्षिता के अनुरोध के अनुसार किया। मेहमान जितना अधिक पैसा खर्च करते, वो उतनी ही अधिक उत्साही होती। ये दोनों निश्चित रूप से एक गुप्त मुलाकात के लिए छिप रहे हैं, लोगों को धोखा देने के लिए 2 कमरे खोल रहे हैं। यह ऐसा ही होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी कल्पना का प्रयोग किया और इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंची। ये पहली बार नहीं था जब उसने इस तरह का परिदृश्य देखा था। एक कमरा, वीर ने दृढ़ता से बीच में कहा, संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। रिसेप्शनिस्ट चौंक गई। क्षण भर के लिए अनिश्चित थी कि किसकी सुननी है। उसने मन ही मन वीर को नीचा देखा, ये सोचते हुए कि वो बहुत कंजूस था। एक कमरा लेने आया और फिर भी पैसे बचाने की कोशिश कर रहा था। एक कमरा क्यों? तुम अपने में सो और मैं अपने में सोऊंगी। मुझे दूसरों के साथ एक ही कमरे में रहने की आदत नहीं है, भले ही तुम जीजू हो, इक्षिता ने भ्रम में फुसफुसाया। क्या जीजू? रिसेप्शनिस्ट ने इक्षिता के शब्द पकड़ लिए और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह अविश्वास में खुला रह गया। यह निंदनीय है। इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस तरह से व्यवहार करने की? सच में जंगल जितना बड़ा होता है, उतने ही अजीब पक्षी होते हैं। समझाने का समय नहीं है, बस मेरी बात सुनो, वीर ने गंभीरता से चेतावनी दी। ओह, इक्षिता ने भ्रम में सिर हिलाया और फिर रिसेप्शनिस्ट की ओर मुड़ी। बस एक कमरा दे दो। ठीक है, प्लीज एक पल रुकिए। रिसेप्शनिस्ट अपनी हैरानी से वास्तविकता में लौटते हुए मुस्कुराई। सौभाग्य से उसकी पेशेवर परवरिश अच्छी थी और वह अजीब लोगों की आदी थी, अन्यथा वह इतनी शांत नहीं होती। एक पल बाद रिसेप्शनिस्ट ने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ रूम कार्ड सौंप दिया। रूम 688। मैं आप दोनों के सुखद प्रवास की कामना करती हूँ।
वीर और इक्षिता को अपने कमरे की चाबी मिलने के बाद वे लिफ्ट में चले गए। वीर ने तिरछी नज़र से उस जगह की ओर देखा जहां लीना सक्सेना थी और उसकी आंखों में समझ की एक चमक कौंध गई। जीजू, आप क्या देख रहे हैं? आपकी नज़र एक पल के लिए इतनी तेज थी, इक्षिता ने अनजाने में पूछा। ये व्यंग्यात्मक लग रहा था, जैसे एक बिल्ली एक चूहे का निरीक्षण कर रही हो, तिरस्कार से भरी हुई। कुछ नहीं, वीर ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इक्षिता ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा और अपनी आवाज बुलंद की, पूरी सावधानी से, जीजू, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, जब तक मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में हूँ, तुम कुछ भी बुरा नहीं कर सकते, इसके बारे में सोचना भी नहीं, ठीक है? ये कहते हुए उसने प्रतीकात्मक रूप से अपनी बाहें अपनी छाती पर पार कर ली, एक दयनीय युवती की भूमिका निभा रही थी। पिटाई खानी है? वीर ने सीधे चेहरे से कहा। हाँ, जीजू, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ। इक्षिता खिलखिलाई, अपनी आंखें झपकाईं और अपनी बाहें वीर के चारों ओर लपेट लीं, एक नखरे भरे अंदाज में। जीजू, चूंकि तुम मेरे साथ देर हो गए हो, तुम अब वापस नहीं जा सकते। क्या मेरी कज़न को पता है? शायद तुम्हें कॉल करके उसे बता देना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ आने से पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। वास्तव में आन्या साथ आना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, वीर ने धीरे से कहा। इक्षिता चौंक गई, क्षण भर के लिए अवाक रह गई। वह सच्चाई को अच्छी तरह समझती थी। वीर और उसकी कज़न की नज़र में वह सिर्फ एक बच्ची थी। इसलिए जब भी उसे कोई परेशानी होती, वे उसकी मदद करने के लिए उसके पास दौड़ पड़ते। वास्तव में उसने काफ़ी समस्याएं पैदा की थीं। कंपनी के मामलों में इतना व्यस्त होने के बावजूद उसकी कज़न और वीर हमेशा उसकी सुरक्षा और भलाई पर विचार करने के लिए समय निकालते थे। ये सोचते हुए और वीर के हाथ से गर्मी महसूस करते हुए उसे गहरा पछतावा हुआ। जीजू, क्या मैं सच में इतनी बेकार हूँ, केवल तुम्हारे लिए परेशानी पैदा करती हूँ बिना किसी काम के? इक्षिता ने उदासी के संकेत के साथ कहा। वह इतने लंबे समय से शकल में घुल मिल रही थी, फिर भी जितना अधिक वह शामिल होती, उतना ही अकेला महसूस करती। उसे कोई ऐसा नहीं मिला जो वास्तव में उसे समझता हो, यहाँ तक कि हृतिक, जिसे वह कुछ हद तक विश्वसनीय मानती थी, एक नीच इरादों वाला खलनायक निकला। उसे हृतिक की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे इस बात की बहुत परवाह थी कि इन वर्षों में उसका जीवन कितना अस्त व्यस्त रहा है, इतनी असफलता से जी रही है, चाहे वो पुरुषों के साथ हो या महिलाओं के साथ। पीछे मुड़कर देखने पर उसे कोई ऐसा नहीं मिला जो ईमानदारी से उसकी परवाह करता हो। तुम क्या बकवास कह रही हो? वीर ने असहाय होकर इक्षिता के बालों में हाथ फेरा। जैसे ही इक्षिता को कुछ आत्म साक्षात्कार होने लगा, वीर को अचानक लगा कि उसने जो कुछ भी किया है वह सार्थक था। एपिसोड 492, खूबसूरत कातिल और बेवफाई का ड्रामा। रिसेप्शनिस्ट ने वीर और इक्षिता को जाते हुए देखा, उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह घृणा ने ले ली। इन दोनों लोगों के ऐसे रिश्ते के साथ एक कमरा खोलने आने का विचार ही उसे विकृत लगा। तुम मवाद टपकते व्यभिचारियों, तुम पर बिजली गिरे और तुम्हारा बच्चा विकृत पैदा हो, रिसेप्शनिस्ट ने जोर से शाप दिया। उसने उनके पहनावे और व्यवहार से यह अनुमान लगा लिया था कि वीर और इक्षिता निस्संदेह अमीर थे, जिससे उसके मन में अमीरों के प्रति नाराजगी की भावना जाग उठी, और परिणामस्वरूप उसके पास उनके बारे में कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। अगर वे थोड़ा और लो प्रोफाइल रहते तो शायद ये सहनीय होता, लेकिन उन्होंने बेशर्मी से अपने रिश्ते का खुलासा कर दिया। ये बस अपमानजनक था। उसके सामने पारिवारिक संबंध प्रदर्शित करते हुए ऐसी चीजें करने के लिए छिपना अत्यंत मनोवैज्ञानिक रूप से विकृत था। रिसेप्शनिस्ट की मानसिकता से ये स्पष्ट था कि उसका चरित्र कितना निम्न था और उसके विचार कितने घिनौने थे। किसने कहा कि एक ही कमरे में रहने का मतलब उसके जैसे गंदे विचार थे? वास्तव में वीर के एक कमरे पर जोर देने का कारण यह था कि उसने आसन्न खतरे का पूर्वाभास कर लिया था। ये जानते हुए इक्षिता ने बिना किसी सवाल के उसके फैसले का पालन किया। उसी क्षण लीना सक्सेना भी एक कमरा बुक करने आई और तुरंत कहा, मुझे एक कमरा चाहिए, अधिमानतः उस जोड़े के विपरीत या बगल में। रिसेप्शनिस्ट चौंक गई और धीरे से पूछा, मिस, क्यों? मैं यहाँ एक अफेयर पकड़ने आई हूँ। लीना ने एक सुनसान भाव दिखाया, जिससे संदेह हुआ कि वह एक पत्नी हो सकती है जो अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ पकड़ने आई है। मिस, मुझे खेद है, लेकिन हमारे होटल के मेहमानों की जानकारी का खुलासा न करने के नियम हैं। यदि आप एक कमरा बुक करना चाहती हैं, तो मैं आपको केवल यादृच्छिक रूप से एक कमरा दे सकती हूँ, रिसेप्शनिस्ट ने पेशेवर रूप से उत्तर दिया। उसे महिला से सहानुभूति थी, लेकिन वह जानती थी कि यदि कोई झमेला उत्पन्न हुई तो वह अपनी नौकरी खो सकती है, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। बहन, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा इनाम है, मैं किसी और को नहीं बताऊंगी। क्या तुम मुझे चुपके से बता सकती हो? हम सब महिलाएं हैं, इसे मुश्किल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होती तो सोचो कि तुम क्या करती। बस मुझे उन कुत्तों का कमरा बता दो और प्लीज़ मेरे लिए उनके करीब एक कमरा बुक कर दो।
लीना सक्सेना ने आंसू और दुख से भरी आवाज के साथ अपने बैग से लाल नोटों के 2 बंडल निकाले। पैसा कागज में लिपटा हुआ था, रिसेप्शनिस्ट को बस थोड़ा सा दिखाते हुए, निगरानी कैमरों से बचते हुए। रिश्वत और भावनात्मक कार्ड दोनों खेलकर लीना सक्सेना ने अपना होमवर्क किया था। ज्यादा सोचे बिना उसने अपने लिए एक पहचान जोड़ दी, अपने बेवफा साथी को पकड़ने का नाटक करते हुए ध्यान से बचने के लिए, एक चाल जो आसानी से सहानुभूति उत्पन्न करती है। लीना सक्सेना ने पैसा रिसेप्शनिस्ट के हाथ में धकेल दिया। लाल नोटों के मोटे बंडलों को पकड़कर रिसेप्शनिस्ट खुद को ललचाने से नहीं रोक सकी और तुरंत लीना सक्सेना की मदद करने का फैसला किया। इसके अलावा उसे लीना सक्सेना की दुर्दशा से सहानुभूति थी और वह वीर और इक्षिता से घृणा करती थी, जिससे एक साथ ही महिला की मदद करना ही सही लग रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, रिसेप्शनिस्ट ने अपना मन बना लिया। थैंक यू बहन, लीना सक्सेना ने अपना आभार व्यक्त किया। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो तुम्हारी कजिन सच में बेशर्म है, अपनी बहन के पति को बहका रही है, ये घृणित है। रिसेप्शनिस्ट ने गुस्से से विलाप किया। तुम्हारा आदमी निश्चित रूप से मोहित हो गया होगा, शायद अगर तुम उससे तर्क करने की कोशिश करो तो इसे अभी भी बचाया जा सकता है। उनके रिश्ते की व्याख्या करते हुए उसने स्वाभाविक रूप से सारा दोष इक्षिता पर डाल दिया। लीना सक्सेना की रिश्वत लेने के बाद और इसलिए उसे उसके साथ खड़ा होना पड़ा। वह वीर के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। एक भी अच्छा आदमी नहीं है, लीना सक्सेना ने गुस्से से बड़बड़ाया। मिस, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, भविष्य में अपने आदमी पर कड़ी नज़र रखना सुनिश्चित करें, रिसेप्शनिस्ट ने कृपया सलाह दी। लीना सक्सेना के अपने आदमी को फटकारने के बावजूद रिसेप्शनिस्ट जानती थी कि इसमें शामिल न होना बेहतर है, ये जानते हुए कि यह झमेला भड़का सकता है। ये रहा रूम कार्ड, बस एक दीवार की दूरी पर। रिसेप्शनिस्ट ने पहले ही कमरा तैयार कर लिया था। थैंक यू बहन, लीना सक्सेना ने अपना आभार व्यक्त किया, फिर गुस्से से टिप्पणी की, उन 2 बेशर्म व्यक्तियों ने, उन्होंने बस एक कमरा बुक किया। हाँ, रिसेप्शनिस्ट पूरी सहानुभूति से सहमत हुई। जो जानकारी वह चाहती थी उसे प्राप्त करने के बाद लीना सक्सेना ने विदा ली। लीना सक्सेना के जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने एक संतुष्ट भाव प्रदर्शित किया, मन ही मन उम्मीद करते हुए, मैं वास्तव में आशा करती हूँ कि उन कमीनों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाए और यह महिला अपनी दुर्भाग्यपूर्ण शादी को बचा ले। मूर्ख रिसेप्शनिस्ट को यह नहीं पता था कि उसने अभी अभी एक हत्यारे को वीर और इक्षिता के ठीक बगल में रख दिया था। अपने कमरे में प्रवेश करने के बाद लीना सक्सेना ने विक्रम सक्सेना को कॉल किया। भाई, मैं लक्ष्य के बगल में रह रही हूँ। देर रात, एक बार जब लक्ष्य सो जाएगा तो मैं तय करूंगी कि कब कार्रवाई करनी है, लीना सक्सेना ने अपनी योजना बताई और गुप्त बोली में संवाद किया। सावधान रहना, हालांकि यह थोड़ा जल्दबाजी में है। अगर तुम सतर्क हो तो लक्ष्य के बारे में हमारी समझ के आधार पर उसे खत्म करना काफी आसान होना चाहिए। विक्रम सक्सेना ने धीरे धीरे कहा, मूल रूप से मैं तुम्हारे अकेले अभिनय करने से सहमत नहीं था, लेकिन चूंकि तुम जोर देती हो, मेरे पास तुम्हें सफलता की कामना करने के अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा मैं तुम्हारी मदद के लिए 2 लोगों को भेजूंगा। कोई जरूरत नहीं भाई, अधिक लोग जोखिम और जटिलताओं को बढ़ाते हैं। मुझ पर विश्वास करो, मैं लक्ष्य को खत्म कर सकती हूँ और हमारी कंपनी के अपमान को धो सकती हूँ, लीना सक्सेना ने आत्मविश्वास से कसम खाए। मुझे तुम पर विश्वास है, अपना ख्याल रखना, विक्रम सक्सेना ने चिंता के संकेत के साथ सलाह दी। अगर स्थिति बदलती है तो तुरंत पीछे हट जाना, अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना, ठीक है? भाई, तुम ज्यादा सोच रहे हो, मुझे कुछ नहीं होगा। हमने दिन के दौरान उसे बाहर निकालने का सही अवसर चूक दिया, आज रात मुझे उसे खत्म करना ही होगा। अगर रात बीत गई और वह चला गया तो ऐसा मौका फिर से मिलना मुश्किल होगा, इसलिए मैं इस दुर्लभ अवसर को हाथ से नहीं जाने दूंगी। लीना सक्सेना आत्मविश्वास से भरी अपनी योजना में हर तरह से विश्वास रखती थी। मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार कर रहा हूँ, विक्रम सक्सेना ने कॉल समाप्त किया। लीना सक्सेना की पुतलियों में एक हल्की खून की प्यासी रोशनी चमक रही थी। वह एक गुप्त हत्यारा थी, असाधारण रूप से कुशल, जिसके नाम पर कई हत्याएं थीं। उसका सामान्य भेष एक मासूम और आकर्षक टीचर का था, लेकिन एक बार जब उसका असली स्वभाव उजागर हो जाता और वह कार्रवाई करने का फैसला करती तो यह एक अटूट संकल्प के साथ खींची गई तलवार थी। असफलता उसके लिए एक अपरिचित शब्द था, क्योंकि वह कभी असफल नहीं हुई थी। इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। उसे हमेशा की तरह यकीन था कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने लक्ष्य को पूरा करेगी। एपिसोड 493, लीना सक्सेना का एक झटके में खात्मा। जिस कमरे में वीर और इक्षिता ठहरे थे, वहां बस हल्का फुल्का ताजगी महसूस करने के बाद इक्षिता सोने के लिए लेट गई। शुरू में वो वीर से थोड़ी देर बातचीत करना चाहती थी, लेकिन उसके मना करने पर उसने अपना इरादा बदल दिया और गुस्से में बिस्तर पर चली गई। चूंकि यह एक सुइट था जिसमें एक अलग शयन कक्ष था, इसलिए कोई अजीब स्थिति नहीं बनी।
रोशनी बंद करने के बाद वीर सोने का नाटक करते हुए लेट गया और पहली बार लीना सक्सेना से हुई मुलाकात के दृश्यों के बारे में सोचने लगा। वो जितना ज़्यादा सोचता उतना ही उसे यकीन हो जाता कि लीना सक्सेना के साथ कुछ तो गड़बड़ है। असल में लीना सक्सेना को अपनी बेहतरीन पीछा करने की क्षमताओं पर बहुत घमंड था, फिर भी उसने एक गलती कर दी थी। इसीलिए वीर ने कमरे में आगमन करते समय उसकी दिशा में एक उड़ती हुई नज़र डाली थी। जो बात लीना सक्सेना नहीं जानती थी वो ये थी कि वीर की नज़रों में वो बहुत पहले ही बेनकाब हो चुकी थी। अगर वो कोई हरकत नहीं करती है तो ठीक है, मैं नीचे जाने के बाद उसकी पहचान की पड़ताल करूंगा, फिर फैसला करूंगा कि मुझे कुछ करना चाहिए या नहीं। अगर वो इस समय कोई हरकत करती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और उसे सीधे मार डालूंगा, चाहे वो कोई भी हो या उसकी पहचान कुछ भी हो। सिर्फ ये तथ्य कि वो इक्षिता की कक्षा अध्यापिका बन सकती है भविष्य के खतरे के रूप में उसे खत्म करने के लिए काफ़ी है। उसे इक्षिता के पास छोड़ना आखिरकार नुकसानदेह होगा, इसलिए मैं उसे रहने नहीं दे सकता। वीर मन ही मन सोच रहा था। उसे लीना सक्सेना के बारे में कुछ अंदाजे थे, लेकिन उसे उसकी असली पहचान या यह नहीं पता था कि वो उसके प्रति जानलेवा इरादे क्यों रखती है। हालांकि अगर कुछ अनहोनी नहीं हुई तो सच जल्द ही सामने आ जाएगा। सुबह होने के बाद सब कुछ शांत रहा, बिना किसी हलचल के। वीर बिस्तर पर लेटा रहा, रात में एक हत्यारे की तरह चुपचाप घात लगाए हुए। लगभग 1:30 बजे आखिरकार एक धीमी सी आवाज आई, क्लिक। दरवाजे का ताला तोड़े जाने की आवाज हल्की सी सुनाई दी। इसकी नरमी के बावजूद वीर की तेज इंद्रियों ने इसे पकड़ लिया। लीना सक्सेना एक भूत की तरह चुपचाप अंदर घुसी, बिना आवाज किए ताला खोला और अंदर आ गई, फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। वो मुड़ी, अपने लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए कमरे को छानने लगी कि तभी अचानक उसके रोंगटे खड़े हो गए। तुम आखिर आ ही गई। अंधेरे में वीर की आवाज गूंजी। लीना सक्सेना के शांत दिल में भावनाओं का एक बवंडर उठा जो एक उग्र तूफान में बदल गया। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने मुझे पहले देख लिया हो, लीना सक्सेना अपने दिल में चिल्लाई, लेकिन हकीकत ने उसे यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वो बहुत पहले से वीर की चौकस नज़रों के नीचे बेनकाब हो चुकी थी, जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वो एक शीर्ष स्तर की हत्यारी थी, अपनी गुप्त विद्या में बेजोड़, जिसने भी उसे चुनौती देने की हिम्मत की उसे खत्म कर दिया था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वीर में उसे खोजने की क्षमता है। वो घबराकर भागी नहीं क्योंकि वो एक सवाल से भरी हुई थी। वो जानना चाहती थी कि वीर ने उसे कैसे खोजा। इसके अलावा उसे विश्वास था कि वो आसानी से वीर को मार सकती है, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। जैसा कि कहावत है, आप जितने कुशल होते हैं उतने ही साहसी हो जाते हैं। वो इस सिद्धांत को गहराई से समझती थी कि वीर को मारने के लिए जल्दबाजी में निशाना साधना नासमझी है। हालांकि ये दुर्लभ अवसर बर्बाद नहीं किया जा सकता था। अगर वो आज रात चूक गई और वीर इक्षिता के पास से चला गया तो ऐसा दूसरा मौका मिलना आसान नहीं होगा। इसी वजह से उसने हमला किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में कुछ हुनर होगा। यह अच्छा है, तुम्हें मारने से मेरी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी, लीना सक्सेना ने धीरे धीरे कहा। उसकी आंखें एक जंगली बिल्ली की तरह थीं जो वीर की स्थिति पर निशाना साधने लगी थीं। तुम कौन हो? तुम मेरे प्रति इतने बुरे इरादे क्यों रखती हो? वीर ने धीरे से पूछा। इससे पहले कि मैं उस सवाल का जवाब दूं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। तुमने मुझे कैसे खोजा? लीना सक्सेना ने जवाब दिया। यह आसान है। हर गुप्त हत्यारे की एक अनोखी आभा होती है। हो सकता है कि यह उस व्यक्ति को खुद महसूस ना हो, लेकिन दूसरों को जरूरी नहीं कि महसूस ना हो। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे अनुभव और अंतर्ज्ञान से पता चल गया कि तुम खतरनाक हो, वीर ने जवाब दिया। लीना सक्सेना वीर के शब्दों पर सोचने लगी। उसके अनुभव और अंतर्ज्ञान के उल्लेख से हैरान थी। सिर्फ उससे इतना निश्चित निर्णय लेना एक ऐसी धारणा थी जो केवल बड़े युद्धों में अनुभवी लोगों द्वारा ही हासिल की जाती है। वो हैरान हुए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि यह विवरण उसके पास वीर के बारे में मिली खुफिया जानकारी में शामिल नहीं था। उसे अचानक एहसास हुआ कि वीर के बारे में उसकी जानकारी बहुत अपर्याप्त थी, जिससे पहले इकट्ठा की गई खुफिया जानकारी बेकार जानकारी में बदल गई। पहली बार उसे खतरे का एहसास हुआ, यह महसूस करते हुए कि उसकी अपनी लापरवाही ने उसे नुकसान में डाल दिया था। जीत के भरोसे में उसे उम्मीद नहीं थी कि वीर शुरू से अंत तक उसके इरादों को भांप चुका था। मैं दिव्य वायु बयूरो से हूँ। बादेश में तुमने जयदीप ओबरॉय को मार डाला और विराट कॉप के व्यापार में बाधा डाली। इस दुश्मनी का बदला सिंघानिया ग्रुप के खून से चुकाना होगा, लीना सक्सेना ने समझाया। अब जब मुझे वो जवाब मिल गया है जो मैं चाहता था, तो तुम मर सकती हो, वीर ने धीरे से कहा। तुम बहुत घमंडी हो। तुम मेरा क्या कर सकते हो? तुम्हें मरना चाहिए। लीना सक्सेना की आंखें जानलेवा इरादों से भरी थीं। जैसे ही उसके शब्द गूंजे, लीना सक्सेना का शरीर अंधेरे में आगे बढ़ा, वीर के स्थान को निशाना बनाते हुए। उसकी शक्तिशाली और आक्रामक लात उसी पर लक्षित थी, भयंकर और हावी। अपनी ताकत को कुछ ज्यादा ही आंक रही हो।
वीर ने तिरस्कार से भरे ये 4 शब्द कहे और अपनी एक उड़ती हुई लात मारी। वीर की लात धीरे धीरे आई, जैसे कि उसने लीना सक्सेना के हमले के तरीके को समझ लिया हो, और उसके पैर से सीधे टकराई। वीर के लिए उसकी गति और फुर्ती, जो आम लोगों को चकाचौंध कर देती, कोई मायने नहीं रखती थी। बैंग, एक धीमी गूंज हुई। भयंकर टकराव ने शून्य में एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न की। ये साफ आसमान में गड़गड़ाती बिजली की तरह था। क्रंच। इसके बाद हड्डियों के टूटने की कुरकुरी आवाज आए। आह! लीना सक्सेना दर्द से चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। उसका शरीर पीछे की ओर फिंका गया और वो खून की एक उल्टी कर बैठी जिसे वो रोक नहीं पाए। असंभव! तुम्हारी गति इतनी तेज नहीं हो सकती। असंभव, बिल्कुल असंभव। लीना सक्सेना घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसका शरीर अकड़ने लगा, आंखें मौत के समय खुली की खुली रह गईं और उनमें एक अधूरी हैरानी थी। मरने से पहले तीव्र भय और भ्रम उसके खून और आत्मा में समा गया था। उसने सिर्फ एक लात नहीं, बल्कि 3 लातें खाई थीं। वीर के युद्ध कला के वार से लड़ाई के दौरान वीर की जानलेवा लात उसकी छाती पर पड़ी, जिससे उसकी पसलियां टूट गईं और उसके अंग कुचल गए। यही बताता है कि वो शांति से क्यों नहीं मर सकी। ये बहुत तेज था। वो कल्पना नहीं कर सकती थी कि ऐसी गति कैसे संभव थी। वीर ने बेजान लीना सक्सेना पर एक नज़र डाली, फिर अपनी नज़र दरवाजे की ओर घुमाई, क्योंकि बाहर कोई था। एपिसोड 494, कातिलाना कियारा खत्री। वीर ने लीना सक्सेना को जल्दी और बेरहमी से मारने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसे किसी और के आने का एहसास हुआ था। उसे डर था कि बाहर का व्यक्ति अंदर आकर इक्षिता के लिए खतरा बन सकता है। यही कारण है कि उसने लीना सक्सेना से उत्पन्न खतरे को उतनी ही तेजी से हल किया जैसे उलझे हुए रेशम को एक तेज चाकू से काटा जाता है। लीना सक्सेना की भयानक मौत का चेहरा बड़े डर के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह स्थिति को समझ नहीं पा रही थी। उसने सहज रूप से वीर की ताकत का अनुमान लगाया, यह महसूस करते हुए कि जिस समय उसने एक मुक्का मारा, वीर ने 3 चालें चलीं और उसे बुझा दिया। आश्चर्यजनक गति ही वो थी जिसने लीना सक्सेना को सबसे ज्यादा चौंका दिया था। जीजू, इक्षिता ने कांपते हुए फुसफुसाया। वह चौंक कर जाग गई थी और कोने में छिप गई और बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, और उसने वीर के लिए बोझ न बनने का फैसला किया, इसलिए वह बिना हिले छिपी रही। चिंता मत करो, बस अभी छिपी रहो, वीर ने धीरे से सलाह दी। फिर दरवाजे के बाहर देखा और दुश्मनी से भरे लहजे में बोला, जब तुम सब यहाँ हो तो अंदर आ जाओ। छिपकर घूमना कोई सीधी बात नहीं है। दरवाजे के बाहर 2 औरतें खड़ी थीं। आगे वाली महिला कियारा खत्री थी, जो काफी ऊंची पहुंच वाली शख्सियत थी, और उसके साथ उसकी अनुयायी हेमा थी। ये दोनों औरतें लीना सक्सेना के दल का हिस्सा नहीं थीं। वे केवल कुछ असामान्य महसूस होने के बाद बाहर आईं, क्योंकि उनका कमरा वीर के कमरे के ठीक सामने था। कियारा खत्री असाधारण रूप से सतर्क थी, पहले से ही अपने आसपास के माहौल को लेकर बहुत सावधान थी। इसलिए जब लीना सक्सेना ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की तो उसका ध्यान इस ओर गया। वो सचमुच चिंतित थी कि लीना सक्सेना उसके पीछे है, जो एक बड़ी समस्या होती। जाहिर है, उसकी चिंता अनावश्यक थी, लेकिन एक अप्रत्याशित मोड़ था, वो वीर द्वारा खोज लिया जाना। मुझे कैसे खोज लिया गया? कियारा खत्री और हेमा दोनों ने भ्रम की एक मजबूत झलक दिखाई। वीर पहले ही एक उकसाने वाली टिप्पणी कर चुका था, और कियारा खत्री इसे नजरअंदाज करके चुपचाप नहीं जा सकती थी। उसने हेमा को वापस जाने का इशारा किया। मिस, हेमा ने धीरे से पुकारा। जाहिर है कि वो नहीं चाहती थी कि कियारा खत्री ऐसा करे। मुझे अपनी हद पता है। कियारा खत्री ने हेमा को घूर कर देखा, अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए। जी, मिस, हेमा एक पल के लिए झिझकी और फिर मुड़कर अपने कमरे में चली गई। कियारा खत्री वीर के कमरे में दाखिल हुई और फिर रोशनी जला दी। वीर और लीना सक्सेना के बीच की लड़ाई जल्दी खत्म हो गई थी। अंधेरे में लीना सक्सेना की गुप्त विद्या तरल थी, लेकिन फिर भी वो वीर के हाथों मारी गई। उनके संक्षिप्त टकराव में रोशनी जलाने का समय ही नहीं मिला। सर, मेरा कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। मैं बस शोर सुनकर एक नज़र देखने के लिए बाहर आई थी। कियारा खत्री ने वीर पर एक नज़र डाली, फिर अपनी नज़र लीना सक्सेना के शव पर घुमाई, मन ही मन सोचते हुए, सचमुच एक बेरहम आदमी है। इतनी नाजुक खूबसूरत लड़की को इतनी आसानी से मार डाला, कितना पत्थर दिल है। तुम कौन हो? वीर ने आक्रामक रूप से पूछा और आगे दबाव डाला। जिज्ञासा जान ले सकती है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि तुमने मुझे हत्या करते हुए देखा है, जो अच्छी बात नहीं है। अगर मुझे किसी और को मारना पड़ा तो वो निश्चित रूप से तुम दोनों होनी चाहिए। कियारा खत्री ने इस वाक्य का निहितार्थ पकड़ लिया। उसका दिल कांप गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वीर को हेमा की उपस्थिति के बारे में पता है। उसने सोचा था कि वो सब कुछ खुद संभाल सकती है, लेकिन वीर की समझदारी सचमुच आश्चर्यजनक थी। मैं तुम्हारी पहचान के बारे में नहीं पूछूंगी, इसलिए तुम्हें भी मेरी पहचान के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। एक बात का मैं यकीन दिला सकती हूँ कि मैंने तुम्हें हत्या करते हुए नहीं देखा।
कियारा खत्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसा कि कहावत है, दुश्मनों को बनाए रखने के बजाय सुलह कर लेनी चाहिए। हम बस एक दूसरे के पास से गुजर रहे हैं, तो चलो एक दूसरे की पहचान पर ध्यान ना दें, ठीक है? वीर ने पहले ही तय कर लिया था कि आने वाला कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए कठोर कार्रवाई या अनावश्यक लड़ाई की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उसे एक हल्का सा एहसास था कि उसके सामने वाली महिला कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, इसलिए उलझते रहने का कोई मतलब नहीं था। जब ऐसी बात है तो कृपया चली जाओ, वीर ने ठंड से कहा। कियारा खत्री तुरंत नहीं गई, बल्कि एक पल के लिए झिझकी और फिर कहा, सर, आप किसी संगठन से जुड़े नहीं हैं, है ना? अगर आप अकेले हैं तो हमारी टीम में शामिल होने पर विचार कैसा रहेगा? वीर के पास आने का उसका मुख्य उद्देश्य यही था, क्योंकि उसने उसके असाधारण कौशल को पहचान लिया था और उसे भर्ती करना चाहती थी। कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा धैर्य सीमित है, मुझे खुद को दोहराना पसंद नहीं है, वीर ने उदासीनता से जवाब दिया। क्या आप पुनर्विचार नहीं करेंगे, सर? कियारा खत्री ने जोर दिया, अभी भी एक कोशिश करने की उम्मीद में हमारे साथ जुड़ने का मतलब होगा बहुत सारा पैसा और खूबसूरत लड़कियां, और मैं गारंटी दे सकती हूं कि कोई भी कभी आपकी आज़ादी पर पाबंदी नहीं लगाएगा। वीर को अविचलित देखकर उसने अजीब तरह से जोड़ा, कैसा रहेगा अगर मैं किसी को शव से निपटने में आपकी मदद करने के लिए भेजूं? बाहर निकलो, वीर ने कियारा खत्री को बेरहमी से घूरा। कियारा खत्री का दिल डर से कांप गया, उसने जल्दी से माफी मांगी और चली गई। आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। उसके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वीर ने उसे स्पष्ट रूप से कह दिया था। वो किसी को जाने के लिए कहते समय खुद को दोहराना नहीं चाहता था। वो आगे रुकने की हिम्मत नहीं कर सकी, डर था कि अन्य बदलाव हो सकते हैं। हालांकि वो वीर से डरती नहीं थी, लेकिन अगर बात बढ़ जाती तो उसकी पहचान उजागर हो सकती थी, जो विनाशकारी होता। इस पर विचार और चिंता करते हुए वो अनिच्छा से कमरे से बाहर निकल गई और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। वीर को कियारा खत्री की उसे भर्ती करने की कोशिशों से कोई लेना देना नहीं था, ये पूरी तरह से बेतुका था। उसने भी देखा था कि कियारा खत्री कोई मामूली किरदार नहीं थी, लेकिन उसे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो कौन थी। एक बार जब कियारा खत्री अपने कमरे में लौटी तो हेमा चिंता के साथ पास आई। मिस, ऐसा करना बहुत लापरवाही थी, हमारी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। एक बार लीक हो गई तो बाद की योजनाएं लागू करना असंभव हो सकता है और शायद अंतहीन मुसीबतें आ सकती हैं। कोई बात नहीं, मैं दांव को समझती हूँ, कियारा खत्री ने नाराजगी से कहा। उस आदमी के पास निश्चित रूप से उत्कृष्ट कौशल है, अगर उसे भर्ती किया जा सकता तो वो एक जबरदस्त संपत्ति होता। यह अफसोस की बात है कि वो इसे तुच्छ समझता है। वीर के बारे में सोचकर वो अब भी असहज महसूस कर रही थी। उसकी एक शांत नज़र ने ही उसे बेवजह डरा दिया था। यह एहसास विशेष रूप से अप्रिय था। उसे शर्म महसूस हुई, लेकिन वो वीर द्वारा प्रदर्शित प्रभावशाली उपस्थिति का विरोध नहीं कर सकी, इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके उसकी नज़रों से ओझल होना पड़ा। उसके बारे में भूल जाओ, कियारा खत्री ने अपनी भावनाओं को इकट्ठा किया, धीरे धीरे कहा। हरीश की तैयारी कैसी चल रही है? पड़ताल बहुत सख्त है और हरीश को कार्रवाई करने में भारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी गलत कदम उसे बेनकाब कर सकता है, हेमा ने बताया। सच में? तो हरीश को निर्देश दो कि किसी को दुश्मन की गंभीरता दिखाए, चारुलता, उस गद्दार को सौंपने की धमकी दे, वरना और लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, कियारा खत्री ने जानलेवा अंदाज में कहा। जी, मैं तुरंत ऐसा करती हूँ, हेमा ने सहमति में सिर झुकाया। एपिसोड 495 नकली जोड़े का पुनर्मिलन। कियारा खत्री के अप्रत्याशित दौरे के अलावा इक्षिता आखिरकार बाहर निकली। वो घबराई हुई दिख रही थी। भले ही उसने आवाज़ों से हल्का हल्का सुन लिया था कि अपराध करने वाली लीना सक्सेना उसकी कक्षा अध्यापिका थी, फिर भी टीचर के शव को देखकर वो काफ़ी हैरान रह गई। जीजू, ये सब क्या हो रहा है? वो एक हत्यारा कैसे हो सकती है? इक्षिता ने डरपोक लहजे में कहा, उसकी आवाज़ में दुख भरा था। वो स्वाभाविक रूप से लीना सक्सेना को जानती थी। एक विदेशी शिक्षिका के रूप में उसे स्कूल में बहुत महत्व दिया जाता था, उसका काफ़ी प्रभाव था, और उसने एक दूसरे देश के साथ अकादमिक आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की थी। इससे स्कूल को बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा मिली थी। वो कल्पना नहीं कर सकती थी कि ऐसी आदर्श शिक्षिका का एक और अनकहा पक्ष भी था। कोई बात नहीं, सब खत्म हो गया है, चिंता मत करो, वीर ने सपाट लहजे में कहा। इस छोटे से समय में इक्षिता के साथ जो हुआ उसने उसे एक पल में बहुत परिपक्व बना दिया। चाहे वो हृतिक का मामला हो या लीना सक्सेना की घटनाएं, उसे एक अपरिचितता और अलगाव की भावना महसूस हुई। जीजू, मैंने फैसला कर लिया है, अब से मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी, अपनी कीमत पहचानूंगी और आप सबको और परेशान नहीं करूंगी, इक्षिता ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। मैं अपनी यथासंभव रक्षा करना चाहती हूं ताकि मैं कोई बंधक या बोझ न बनूं और दुश्मन को आपके लिए खतरा न बना सकूं।
मैं जानती हूँ कि सिंघानिया ग्रुप इस समय एक मुश्किल स्थिति में है, ग्लैमर के पीछे कई ताकतों की जांच और दुश्मनी का सामना कर रहा है। हालांकि मैं ज़्यादा मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं कम से कम आपको नीचे खींचने की कोशिश नहीं करूंगी। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे पास ऐसी समझ है। अगर आन्या और सान्या को पता चलेगा तो वो निश्चित रूप से बहुत खुश होंगी, वीर ने कहा। जीजू, क्या मेरे बदलाव से आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई? इक्षिता ने कड़वी मुस्कान के साथ पूछा। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? तुम आखिरकार बड़ी हो जाओगी और यह बात देर सवेर समझ ही जाओगी, वीर ने गंभीरता से कहा। क्या एक पुरानी कहावत नहीं है कि जो भटक कर लौट आए वो सोने से भी कीमती होता है? मुझे अब अपनी जिंदगी की गंभीरता से योजना बनाने की जरूरत है और पहले की तरह लापरवाह नहीं रह सकती, इक्षिता ने शर्मिंदगी से कहा। मेरी उम्र में बड़ी दीदी पहले ही कंपनी संभाल रही थी और दूसरी दीदी ने मुझसे भी छोटी उम्र में एल्बम जारी कर दिए थे। उनकी तुलना में मुझे सच में शर्मिंदगी महसूस होती है। तुम्हारा अपना रास्ता है, बस दूसरों को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करो और खुद को छोटा मत समझो, वीर ने धीरे से सलाह दी। दरअसल मैं हमेशा खुद से नफरत करती थी कि मैंने कुछ खास हासिल नहीं किया। इसीलिए मैं लापरवाह थी, मजाक करती थी और खेलती रहती थी। मेरी दोनों दीदियों की प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा थी कि जो लोग मुझसे दोस्ती करना चाहते थे उनके इरादे नेक नहीं थे। कुछ तो दूसरी दीदी के ऑटोग्राफ के लिए मेरे पीछे पड़े रहते थे। ऐसे माहौल में मैं हमेशा अकेली बड़ी हुई। कभी कभी मैं केवल दोनों दीदियों को बहुत सफल होने के लिए दोषी ठहरा सकती थी, जिससे मेरी जिंदगी में परेशानी हुई। भले ही मैं दोस्त बनाना चाहती थी, कोई भी ईमानदारी से मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। या तो दोमुंहापन होता था या फिर बुरे इरादे। हालांकि इससे मेरी झूठी शान को कुछ संतुष्टि मिली, लेकिन मैं ऐसा नहीं बनना चाहती, इक्षिता ने अपने मन की शिकायतें उजागर की और उदासी से कहा। तो मैं केवल लापरवाही से काम कर सकती थी और खुद को एक जंगली लड़की में बदल सकती थी जो अक्सर लड़ाई झगड़े करती थी और मुसीबत खड़ी करना एक नियमित दिनचर्या थी। इक्षिता ने अब वो राज खोला जो वो अपने दिल में दबाए हुए थी। वीर स्वाभाविक रूप से इक्षिता के विचारों को समझ गया। तभी उसे समस्या की जड़ मिली और उसने धीरे धीरे मजबूत उपायों से इसे संबोधित किया। चाहे वो रेसिंग हो, ऋतिक को फंसाना हो या लीना सक्सेना की घटना हो, इन सभी ने इक्षिता में अगोचर परिवर्तन लाए। धन्यवाद जीजू, अगर आप नहीं होते तो मैं अब भी अज्ञानता और भ्रम में जी रही होती, इक्षिता ने कृतज्ञ मुस्कान के साथ कहा। जीजू, मुझे गले लगाओ, आप मेरी जिंदगी के ज्ञान देने वाले गुरु हैं। वीर को गले लगाने के बाद इक्षिता ने उत्सुकता से पूछा, जीजू, हम इस शव का क्या करेंगे? वास्तव में लीना सक्सेना का शव एक समस्या थी। इससे लापरवाही से नहीं निपटा जा सकता था, क्योंकि यह जीवन और मृत्यु का मामला था। वीर को अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन उसे डर था कि इससे इक्षिता के लिए परेशानी हो सकती है, जो मुश्किल भरा होता। हालांकि वीर के मन में पहले से ही एक समाधान था। उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, मैं किसी को आकर इसे संभालने में मदद करने के लिए कहूंगा। वीर ने अदिति चौहान का नंबर डायल किया। हेलो, अब तुमने क्या मुसीबत मोल ले ली है? क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है कि मैं तुम्हारे पीछे सफाई करूं? अदिति चौहान ने फ़ोन उठाते ही मजाक में पूछा। जिस तरह से तुम कह रही हो ये बहुत बुरा लगता है, वीर ने अजीब तरह से जवाब दिया। क्या मैं बिना किसी कारण के तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकता? उसे वास्तव में थोड़ा खेद महसूस हुआ। उसने अदिति चौहान को ऐसे मामलों में कई बार परेशान किया था। मैंने आज सुबह कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। अगर तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं होता तो क्या तुम मुझे फ़ोन करते? अदिति चौहान ने खट्टे और निराश स्वर में कहा। चलो बताओ क्या बात है, मैं अभी व्यस्त हूँ। इतनी देर हो गई है, तुम किस काम में व्यस्त हो? वीर ने जिज्ञासा से पूछा। तुम्हारी पूछने की हिम्मत कैसे हुई? समय देखो, सुबह के 2 बज चुके हैं। अगर मैं व्यस्त नहीं होती तो क्या तुम मुझे फ़ोन पर मिल पाते? तुम्हें बेहतर होगा कि तुम उम्मीद करो कि मैं सोऊं नहीं, ताकि अगर तुम भविष्य में इस समय अपनी परेशानियों को हल करने में मेरी मदद चाहते हो तो मैं पूरी रात जागूंगी, वरना तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे, अदिति चौहान ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। फिर रहस्यमय तरीके से जोड़ा, ये देखते हुए कि तुमने एक बार मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक किया और मेरे माता पिता से मिले और बाद देश से बिना किसी तोहफे या एक फ़ोन के लौटे, तुम मेरी कल्पना से भी ज़्यादा ठंडे हो। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए अभी एक देर रात का नाश्ता ले आऊं? वीर ने विनम्रता से प्रस्ताव रखा। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी दयालुता की सराहना करती हूँ। चलो मजाक छोड़ते हैं, अब काम पर वापस आते हैं। क्या हो रहा है? अदिति चौहान ने जम्हाई लेने से पहले गंभीरता से पूछा। मैंने एक हत्यारे को मार डाला जो एक शिक्षक के भेष में थी। मैं सोच रहा था कि क्या तुम उससे कुछ उपयोगी जानकारी निकाल सकती हो, वीर ने अदिति चौहान को अपना पता देते हुए कहा। क्या तुम इक्षिता के स्कूल के पास हो? अदिति चौहान चौंक गई और फिर तेजी से जवाब दिया, मैं अभी वहां आती हूँ। मैं तुमसे 10 मिनट से भी कम समय में मिल सकती हूँ। तुम भी यहाँ हो? यह वीर के लिए थोड़ा हैरान होने की बारी थी। हाँ,
कुछ बड़ा हुआ है और मुझे आकर इसे संभालना पड़ा, अदिति चौहान ने लाचारी से कहा। फोन पर समझाना सुविधाजनक नहीं है, मैं वहां पहुंचकर तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, वीर ने कहा और फोन काट दिया। कुछ मिनटों बाद अदिति चौहान 2 अन्य लोगों के साथ पहुंची। वीर ने तीनों का स्वागत किया और कमरे में प्रवेश किया। वीर के सामने वाले कमरे में कियारा खत्री और हेमा अचानक चौंक गईं। वो लड़का अदिति चौहान को जानता है? क्या ये हो सकता है कि वो हमें निशाना बना रहा है? क्या जिस महिला हत्यारे को उसने मार गिराया वो भी सिर्फ हमारी जांच करने के लिए अभिनय कर रही थी? दोनों महिलाएं चिंतित दिखीं। एपिसोड 496। अनजाने में खुला बड़ा केस। अदिति चौहान इस समय खतरनाक व्यक्तियों के एक दल की पड़ताल कर रही थी और कियारा खत्री उस दल की नेता थी। उसे यह एहसास ही नहीं हो सका कि जिस व्यक्ति को वो बेतहाशा ढूंढ रही है वो उसके ठीक पीछे वाले कमरे में है। अदिति चौहान 2 लोगों को वीर के कमरे में ले आई और निर्देश दिया, शव को ठिकाने लगाओ, फिर इसकी पहचान की जानकारी की जांच करो। जी। उन दोनों ने वीर और इक्षिता से एक नज़र मिलाई और फिर काम में लग गए। जल्द ही लीना सक्सेना के शव को ले जाया गया। अदिति चौहान ने इक्षिता पर एक नज़र डाली और छेड़ा, यहाँ क्या चल रहा है? इक्षिता दीदी को अपने जीजू के साथ कमरा बुक करने का समय कैसे मिल गया? ये सच में एक अजीब घटना है ना? वो निश्चित रूप से जानती थी कि इक्षिता एक बेचैन किरदार थी जिसका उपनाम इक्षिता दीदी था, जिसकी अमीर बच्चों की दूसरी पीढ़ी में कुछ बदनामी थी। संयोग से उसके अपने समूह में भी कुछ ऐसे लोग थे, इसलिए उसे अनजाने में इक्षिता के बारे में पता चला। अधिकारी, कृपया मुझे मत छेड़िए। मैं अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। मैंने अपने तौर तरीके सुधार लिए हैं। अब से इक्षिता दीदी की कोई भी कहानी नहीं होगी, केवल एक ऊपर की ओर बढ़ती हुई इक्षिता दीदी होगी। इक्षिता ने खुद को प्रोत्साहित किया। खुद को खुश करते हुए गर्मजोशी से अदिति चौहान के पास गई और धन्यवाद दिया। धन्यवाद अधिकारी, मदद का हाथ बढ़ाने के लिए। वाह, तुम बदल गई हो, हैं? अब तुम एक सभ्य महिला की तरह लग रही हो। अदिति चौहान काफी हैरान थी। वो इक्षिता के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। उन युवा उस्तादों और मिसों में से एक पुरानी बिगड़ी हुई बच्ची जो बस मुफ्तखोरी करती और अनियंत्रित रूप से फिजूल खर्ची करती, जिसमें कोई वास्तविक कौशल नहीं था। कृतज्ञता ऐसी चीज नहीं थी जो इन लोगों के मुंह से निकलती। उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और कहा, तुमने तो आभार व्यक्त करना भी सीख लिया है। अविश्वसनीय, सच में अविश्वसनीय। वीर ने तुम्हें कौन सी दवा दी है? बस एक होटल में रुकने से तुम विनम्र और शिष्ट हो गई, एक सभ्य महिला की तरह। अधिकारी, मुझे पता है कि आप पहले मुझे नीची नज़र से देखती थी लेकिन कभी खुलकर नहीं कहा, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इक्षिता ने गंभीरता से कहा। वीर का हाल ही में देश लौटना सार्थक हो गया। उस आरामदायक हवेली को छोड़कर तुम्हारे साथ कमरा बुक करने आया। ऐसा लगता है कि तुमने अचानक ही सब कुछ का सार समझ लिया है। ये बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। अदिति चौहान ने आखिरकार इक्षिता को एक नया दृष्टिकोण दिया। धन्यवाद। इक्षिता ने ईमानदारी से धन्यवाद दिया। वीर पर एक कृतज्ञ नज़र डाली और अपनी 2 बड़ी बहनों की चिंता के बारे में सोचते हुए महसूस किया कि वो अब इसे केवल बिना किसी परिणाम के शब्दों के रूप में नहीं लेती थी। अदिति चौहान ने अपनी नज़र इक्षिता से हटाकर वीर को रुचि से देखा। मैंने बादेश में तुम्हारे कारनामों के बारे में सुना है। सचमुच एक सुखद आश्चर्य। सभी ताकतों को कुचलना और सिंघानिया ग्रुप को एक अभेद्य व्यापारिक किले में बदलना, इसके लिए आवश्यक कौशल और क्षमता असाधारण है। तुमने सच में हमारे लोगों के लिए सम्मान अर्जित किया है। क्या यह उतना ही बड़ा चढ़ाकर है जितना तुम कह रही हो? वीर ने उदासीनता से कहा। बड़ा चढ़ाकर? थोड़ा भी नहीं, अदिति चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। बादेश में सिंघानिया ग्रुप की सफलता सनसनीखेज और विश्व प्रसिद्ध है। मुझे एहसास हुआ है कि तुम्हारे आसपास होने से दुनिया निश्चित रूप से बड़े बदलाव देखेगी। मूल रूप से बादेश की स्थिर स्थिति को विदेशी ताकतों को खत्म करने के लिए तुम्हारे हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। सभी व्यापारिक क्षेत्र सिंघानिया ग्रुप के केक में बदल गए हैं। कासिम के संबंध में भी तुमने बादेश में कासिम के प्रभुत्व की नींव स्थापित करने में मदद की। हालांकि लारा ने फरहाद के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, यावर और लारा जल्द ही कासिम के हाथों गिरने वाले हैं। मेरे जीजू इतने शक्तिशाली हैं कि वो बादेश की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। इक्षिता ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया। उसकी बकवास मत सुनो। वीर ने इक्षिता को देखा और लापरवाही से कहा। जब मौका मिलेगा मैं तुम्हें तुम्हारे जीजू के शानदार इतिहास के बारे में बताऊंगी, ये सुनिश्चित करते हुए कि जो तुम पहले प्रशंसा करती थी और मानती थी वो तुम्हारे जीजू की उपस्थिति में बेकार हो जाएगा। अदिति चौहान ने वाकपटुता से कहा। उसके अपने गहरे इरादे थे। तुम्हारे लिए यह एक दबाव है, लेकिन यह एक प्रेरणा भी है। तुम उसे ये सब ऊल जलूल बातें क्यों बता रही हो? वो सिर्फ एक बच्ची है। वीर ने चुपचाप डांटा। जीजू, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं पहले से ही एक वयस्क हूँ। इक्षिता ने विरोध किया। बिल्कुल, हमेशा इक्षिता को एक बच्चे की तरह मत समझो, यह अच्छा नहीं है। और सिर्फ इसलिए कि तुम उसके जीजू हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसके बड़े हो।
उम्र के हिसाब से तुम इक्षिता से कुछ ही साल बड़े हो, अदिति चौहान ने टिप्पणी की। वीर निशब्द हो गया, इक्षिता को देखने लगा और फिर चुप हो गया। अधिकारी, जब समय मिलेगा तो हम अकेले में बात करेंगे। इक्षिता की आंखें चमक उठीं। ठीक है, अब जब सब कुछ हल हो गया है तो क्या तुम लोग सोना जारी रखने की योजना बना रहे हो या मेरी मदद का एहसान चुकाओगे? मैं अभी भी भूखी हूँ, अदिति चौहान ने कुछ थकी हुई आवाज में कहा। अधिकारी, मेरी तरफ से दावत, जीजू पैसे देंगे। चलो एक दावत के लिए चलते हैं। वैसे भी मुझे अभी बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, इक्षिता ने स्वेच्छा से कहा। अदिति चौहान ने व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए कहा, इस समय खाने के लिए कुछ मिलना ही किस्मत की बात होगी, हमें दावत कहाँ मिलेगी? अधिकारी, आप सच में अनजान हैं। मैं इस इलाके से बहुत परिचित हूँ। मैं एक जगह जानती हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो देर रात तक बाहर रहते हैं, जो पूरी रात खुली रहती है और खाने के लिए सब कुछ मिलता है। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलते हैं। अदिति चौहान भूख से लार टपकाते हुए उन्हें आग्रह करने लगी और फिर अचल वीर को देखा। फैसला करो, इक्षिता दीदी ने पहले ही कह दिया है कि दावत तुम्हारी तरफ से है। तुम दोनों के जाने पर मैं भी जा सकता हूँ, वीर ने शांति से कहा। जीजू, जल्दी करो, अधिकारी भूखी मर रही है, हमें एक जान बचानी है। इक्षिता ने वीर का हाथ पकड़ा और उसे ले चली। तीनों कमरे से निकले, अदिति चौहान की कार में बैठे और इक्षिता के मार्गदर्शन में सीधे अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। कार में वीर ने पूछा, इस समय तुम किस काम में व्यस्त हो? तुम आराम क्यों नहीं कर रही हो? तुम थकी हुई लग रही हो, जैसे तुमने एक रात से ज्यादा जागकर बिताई हो। 3 रातें, अदिति चौहान ने जम्हाई ली, खुद को जगाने पर मजबूर करते हुए। हाल ही में हमने एक बड़े ड्रग लॉर्ड को पकड़ा है। ये ड्रग लॉर्ड विदेशों में जमा हुआ था, घरेलू ताकतों के साथ बड़े पैमाने पर तस्करी में मिलीभगत कर रहा था, जिसमें हर सौदा 100 करोड़ से ज्यादा का था। उसे सार्वजनिक मुकदमे में पेश किया जाने वाला है, ड्रग लॉर्ड की मौत की सजा घोषित करने के लिए। लेकिन किसे पता था, ड्रग लॉर्ड की बेटी कई मजबूत अधीनस्थों के साथ घुसपैठ कर चुकी है, धमकी दे रही है कि ड्रग लॉर्ड को रिहा करो वरना वे निर्दोष लोगों को निशाना बनाकर आतंकवादी हमले करेंगे। बताओ, क्या मैं अभी भी एक आसान जिंदगी जी सकती हूँ? मैं केवल दिन रात काम कर सकती हूँ। मैं तुमसे मदद मांगना चाहती थी, लेकिन तुम बादेश में थे। अब जब तुम वापस आ गए हो तो मैं पहले पूछने में झिझक रही थी। सौभाग्य से छाया मेरी मदद कर रही है, लेकिन अब तक बहुत कम प्रगति हुई है। अच्छा, तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास उन लोगों की जानकारी है? तुम्हारे पेट भरने के बाद मैं स्थिति पर एक नज़र डालूंगा और तुम्हें कुछ सलाह दूंगा, वीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मैं तुम्हारे ये कहने का इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि तुम्हें एहसान रखना पसंद नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करने की पेशकश नहीं करोगे? वरना मैं सिर्फ एक लाश से निपटने के लिए व्यक्तिगत रूप से क्यों आती? अदिति चौहान ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा। वीर ने दस्तावेज लिए और उसका चेहरा बदल गया। कुछ खतरनाक व्यक्तियों को हटाकर क्या नेता होटल के कमरे के उस पार वाली महिला नहीं थी? # एपिसोड 497। मौत से सामना। वीर को फाइलों से पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग लॉर्ड करण खत्री के पकड़े जाने के बाद भारत में मुकदमे के तुरंत बाद उसे मौत की सजा दी जाएगी। करण खत्री की बेटी कियारा खत्री और उसके प्रमुख सहयोगी चुप नहीं बैठ सके और करण खत्री के लिए एक बचाव मिशन शुरू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनमें कियारा खत्री, हेमा और हरीश महत्वपूर्ण नेता थे। अन्य लोग उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन फिर भी बेहद खतरनाक थे क्योंकि उनके पास वी टाइप वायरस था, जिसका इरादा आम लोगों पर हमला करना था। यह एक छिपा हुआ खतरा था जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। अगर इसे जल्दी खत्म नहीं किया गया तो इसके परिणाम अंतहीन होंगे। वीर ने स्वाभाविक रूप से स्थिति की गंभीरता को महसूस किया और ऐसी परिस्थितियों को सामने न आने देने के लिए दृढ़ था। क्या तुम्हें कुछ मिला, या तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रही है? तुमने बस कुछ लोगों की प्रोफाइल देखी, अचानक ये बदलाव क्यों? अदिति चौहान ने अधीरता से वीर से पूछा। क्या तुम उनमें से किसी को व्यक्तिगत रूप से जानते हो? ये कहना होगा कि उसकी छठी इंद्री उल्लेखनीय रूप से सटीक थी। उसने तुरंत कुछ असामान्य पहचान लिया। वीर के बारे में उसकी सीमित समझ को देखते हुए उसने जल्दी से अपना अनुमान और समझ बना ली। यह महिला जिसका नाम कियारा खत्री है, मैं उससे कुछ ही देर पहले मिला था। लीना सक्सेना द्वारा लाए गए खतरे से निपटने के बाद मैंने सोचा कि यह महिला भी दुश्मनी के साथ मेरे पास आई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने मुझे अपने संगठन में भर्ती करने की हास्यास्पद कोशिश की। वीर ने संक्षेप में समझाया। वो होटल में रह रही है, ठीक मेरे कमरे के सामने। क्या? अदिति चौहान का चेहरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर हैरान, उसने तुरंत कार घुमाई और बिजली की गति से होटल की ओर बढ़ गई। इस समय कोई भी भूख और थकान गायब हो गई, उसकी जगह शुद्ध उत्साह ने ले ली। अदिति चौहान ने बाकी सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया, केवल अपराधियों को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसने 3 दिन और रात मेहनत से जाल बिछाया था, कड़ी तलाशी ली थी, लेकिन लक्ष्य की पहचान नहीं कर पाई थी।
अप्रत्याशित रूप से खतरनाक तत्व उसकी नाक के नीचे से उभरे। हालांकि हैरान थी, वो उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए दृढ़ थी। पीछे की सीट पर बैठी इक्षिता आज्ञाकारी रूप से चुप रही, ये जानते हुए कि वीर और अदिति चौहान के पास महत्वपूर्ण मामले थे और उसने बीच में नहीं टोका। अदिति चौहान की ऐसी प्रतिक्रिया से वीर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। चिंतित अदिति चौहान को देखते हुए उसने चंचलता से कहा, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अगर कियारा खत्री भागी नहीं है तो वो बच नहीं सकते। कियारा खत्री के साथ कोई है। वो समझ गया था कि लीना सक्सेना के कारण हुए हंगामे ने कियारा खत्री को सचेत कर दिया था। ये दिखाता था कि कियारा खत्री कितनी सतर्क थी। उसके लिए बिना कोई हरकत किए छिपे रहना असंभव था। अगर उसे कुछ गड़बड़ का एहसास होता तो वो पहले ही एक भागने की योजना बना चुकी होती। अगर वो कियारा खत्री होता तो वो अदिति चौहान की यात्रा को बहुत पहले ही देख लेता। अदिति चौहान की पहचान जानकर वो निश्चित रूप से तेजी से भाग जाती। अगर अनजान होती तो अभी भी एक मौका था कि वो होटल के कमरे में छिपी रहती। सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित जगह होती है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कियारा खत्री के लिए खतरा वास्तव में खतरा था और यह एक सुरक्षित जगह नहीं बन सकता था। अब सब कुछ किस्मत पर निर्भर था। क्या कियारा खत्री ने अदिति चौहान की पहचान को महसूस किया था? कियारा खत्री के साथ जो व्यक्ति है वो हेमा होनी चाहिए। करण खत्री के मजबूत अधीनस्थों में से एक हरीश बाहर है, कियारा खत्री के आदेशों को पूरा कर रहा है। अगर हम कियारा खत्री और हेमा को खत्म कर देते हैं तो हरीश को संभालना बहुत आसान हो जाएगा। अदिति चौहान ने गाड़ी चलाते हुए कहा, मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि कियारा खत्री वहीं रहे, तब हम इन दो खतरनाक अपराधियों को पकड़ सकते हैं। वीर ने अदिति चौहान के सामने अपनी चिंताएं व्यक्त करके उसकी उम्मीदों को नहीं तोड़ा। वास्तव में अदिति चौहान वीर की चिंता को समझती थी। ये ठीक वही था जिससे वो डरती थी। हालांकि अब वे केवल किस्मत पर दांव लगा सकते थे। उन्हें पकड़ना बहुत अच्छा होगा और अगर नहीं तो उन्हें दूसरा रास्ता खोजना होगा। अधिकारी, इन खतरनाक अपराधियों के छिपने की जगह का पता लगाना काफी हद तक मेरी वजह से है ना? इक्षिता ने पूछकर कहा, अगर मैंने मुसीबत खड़ी नहीं की होती तो जीजू मुझे ढूंढने नहीं आते, कमरा बुक नहीं करते और आपसे मदद नहीं मांगते जिससे अपराधियों का सुराग मिलता। ठीक है, सारा श्रेय तुम्हारा है। ठीक है, अदिति चौहान ने व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए कहा, किसने सोचा होगा कि तुम्हारी हरकतों ने अप्रत्यक्ष रूप से मेरा एक एहसान कर दिया। बेशक, ये दिखाता है कि मैं एक भाग्यशाली सितारा हूँ, इक्षिता ने गर्व से कहा। अदिति चौहान ने उदासी से जवाब दिया, अगर मुझे पता होता कि तुम कियारा खत्री से मिलोगी तो मैंने तुमसे पहले ही मदद मांग ली होती, दो बड़े खतरों को हल कर लेती। कौन उम्मीद कर सकता था? हालांकि, वीर ने हल्के से कहा। 10 मिनट बाद वीर और अन्य लोग कमरे के दरवाजे तक पहुंचे, सीधे अंदर घुस गए। अंदर एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। कियारा खत्री और हेमा बहुत पहले जा चुकी थीं। अफसोस, कियारा खत्री बच निकली, ठीक हमारी नाक के नीचे से, अदिति चौहान ने अनिच्छा से विलाप किया। वो और कियारा खत्री एक दूसरे से बाल बाल बचे थे। अप्रत्याशित रूप से जिन खतरनाक व्यक्तियों को वो इतनी मेहनत से ढूंढ रही थी वो उसके बगल से फिसल गए। वास्तव में जब अदिति चौहान दोनों को वीर के कमरे में लाई तो कियारा खत्री और हेमा ने भी उन्हें देख लिया था। खासकर अदिति चौहान की आकृति देखने के बाद दोनों महिलाएं चौंक गईं। उन्होंने सोचा था कि अदिति चौहान विशेष रूप से उनके लिए आई थी। उन्होंने ये भी संदेह किया कि लीना सक्सेना की मौत वीर के हाथ से एक नाटक थी ताकि उन्हें फंसाया जा सके, जिससे कोई पास में घुसपैठ कर सके और उनकी हरकतों को सही ढंग से समझ सके। इस प्रकार बेचैनी और आशंका से भरी कियारा खत्री और हेमा ने कोई जल्दबाजी नहीं की, सही अवसर की प्रतीक्षा करने का विकल्प चुना। केवल जब अदिति चौहान के साथियों ने शव को ले लिया और अदिति चौहान वीर और इक्षिता के साथ कमरे से चली गई, तब कियारा खत्री ने आखिरकार राहत महसूस की। कियारा खत्री ने सोचा कि यह एक करीबी मामला था। उसने पहले वीर के असाधारण कौशल को देखा था और उसे किसी विशेष या गुप्त भारतीय सेना से होने की संभावना नहीं मानी थी, इसलिए उसे भर्ती करना चाहती थी। उसे क्या पता था, वीर अदिति चौहान को जानता था। कियारा खत्री स्वाभाविक रूप से अदिति चौहान के बारे में जानती थी और इस विचार का अनुसरण करते हुए उसके ठंडे पसीने छूट गए। सौभाग्य से वीर ने उसे नहीं पहचाना, अन्यथा चीजें बहुत खराब हो सकती थीं। लेकिन बस मामले में जैसे ही वीर और अन्य लोग होटल से निकले, कियारा खत्री और हेमा जल्दी से भाग गए। साथ ही कियारा खत्री ने हरीश को एक चेतावनी हमला शुरू करने का भी निर्देश दिया। अदिति चौहान को कितना भी बुरा लगे, ये स्थिति को नहीं बदलेगा। खतरनाक अपराधियों को बाल बाल चूकना वास्तव में निराशाजनक था, लेकिन जब ऐसा हो गया तो वे केवल पूरी ताकत से उनका पीछा कर सकते थे। अदिति चौहान की होटल और कियारा खत्री के कमरे की जांच से बहुत कम मूल्यवान जानकारी मिली।
कोई चारा न होने पर अदिति चौहान वीर के साथ इक्षिता के नेतृत्व में आखिरकार अपना पेट भरा। # एपिसोड 498 क्या हम मरने वाले हैं। अगली सुबह वीर ने इक्षिता को स्कूल के गेट पर छोड़ा और इक्षिता एक बिल्कुल नए अंदाज के साथ परिसर में दाखिल हुई। कुछ हुआ है। अदिति चौहान के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। क्या बात है? वीर ने शांति से पूछा। हम कार में बात करेंगे, अदिति चौहान ने कहा। कार के अंदर अदिति चौहान ने वीर के लिए एक छोटा वीडियो चलाया और जानलेवा इरादे से कहा, यह एक वीडियो है जिसे हरीश ने ऑनलाइन अपलोड किया है। हमें धमकी दे रहा है कि करण खत्री और चारुलता को सौंप दें, वरना और वी टाइप वायरस फैलाया जाएगा। अदिति चौहान को झुकाना, भारत को समझौता करने पर मजबूर करना, यह असंभव है। हरीश जैसे लोगों के लिए जवाब देने का एकमात्र तरीका उन्हें मारना है। वीर ने वीडियो देखना समाप्त किया, कियारा खत्री और अन्य लोगों के कार्यों के प्रति घृणा महसूस करते हुए, और धीरे से पूछा, ये चारुलता कौन है जिसका हरीश ने उल्लेख किया है? यह एक गुप्तचर है जिसे हमने करण खत्री की ड्रग तस्करी टीम में लगाया था। चारुलता के सहयोग के कारण हम करण खत्री को पकड़ने और उसकी अधिकांश ड्रग तस्करी गैंग को खत्म करने में कामयाब रहे, अदिति चौहान ने समझाया। अच्छा, वीर ने संक्षेप में सोचा, हमें जल्दी से खतरनाक तत्वों को खत्म करना होगा और खतरे को उसके भ्रूण अवस्था में ही बुझाना होगा। मेरे पास सटीक खुफिया जानकारी है कि हजारों लोग बीमार पड़ गए हैं। वी टाइप वायरस तुरंत घातक नहीं है, लेकिन अगर समय बीतता गया और वायरस अंगों तक फैल गया तो ये लोगों को अस्पताल के बिस्तरों में मरने का कारण बनेगा। अदिति चौहान ने जानलेवा इरादे से कहा, वी टाइप वायरस एक बार हवा के संपर्क में आने पर तेजी से फैलेगा। हालांकि इसका हवा में रहने का समय बहुत कम है। एक बार सांस लेने पर यह जानलेवा खतरा पैदा करता है। इन हजारों लोगों ने हरीश द्वारा छोड़े गए मामूली निशान से वायरस पकड़ा है। विनाश की सीमा से हम देख सकते हैं कि यह वायरस बेहद खतरनाक है। वर्तमान में इस वायरस को खत्म करने के लिए कोई प्रतिरक्षी नहीं है। वायरस में उच्च उत्परिवर्तन दर होती है। उचित प्रतिरक्षी खोजने के लिए अनुसंधान के लिए काफी समय की आवश्यकता होती है। अगर समय की अनुमति नहीं है तो एक बार इस वायरस से संक्रमित होने पर यह 9 मौत और 1 जीवन का मामला है। वीर की चिकित्सा में प्रवीणता को अजीब बताया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे भी यह वायरस अपरिचित लगता है। जैसे ही वीर और अदिति चौहान कियारा खत्री और अन्य लोगों को पकड़ने की रणनीतियों पर बातचीत कर रहे थे, वीर का फोन बजा। हेलो वीर, कृपया जल्दी वापस आ जाओ। संस्कार विद्यालय से बहुत से लोग बीमार पड़ गए हैं। वे अब अस्पताल में हैं। कुछ अस्पताल के विशेषज्ञ मेरी मदद मांग रहे हैं। वे कम समय में वायरस को खत्म करने के लिए एक प्रतिरक्षी विकसित नहीं कर सकते। वे चाहते हैं कि तुम सहायता करो। आन्या ने वीर के फोन का जवाब देते ही तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगा। वीर ने तेजी से फोन काट दिया। जिस स्थान पर वी टाइप वायरस फैला था वो एक अपेक्षाकृत सुनसान गली का कोना है जो ठीक संस्कार विद्यालय का सीमांत क्षेत्र है। आन्या ने संस्कार विद्यालय पर बहुत मेहनत की थी और बच्चों की घटना के बारे में सुनकर वो शांत नहीं रह सकी। वीर का गुस्सा पागल हरीश और इस घटना की मास्टरमाइंड कियारा खत्री के प्रति बढ़ गया, जो जानलेवा इरादों से भरा था। मैं कियारा खत्री और अन्य लोगों का पीछा करने का एक तरीका ढूंढूंगी। तुम पहले अस्पताल जाओ। आखिरकार हजारों जानें अब खतरे में हैं। तुम्हारी चिकित्सा विशेषज्ञता के साथ तुम निश्चित रूप से बहुत मदद कर पाओगी। अदिति चौहान ने स्वाभाविक रूप से आन्या के शब्द सुने और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, तुम्हारे उन मरीजों को ठीक करने के बाद अगर मैं अभी भी कियारा खत्री और अन्य लोगों को नहीं पकड़ पाती तो मैं फिर से तुम्हारी सहायता मांगूंगी। मैं समय को खींचने का एक तरीका ढूंढूंगी, कियारा खत्री के साथ बातचीत करने का प्रयास करूंगी और फिर खतरनाक तत्वों को खत्म करने का अवसर ढूंढूंगी। यही एकमात्र तरीका है। वीर ने कहा, कार यहीं छोड़ दो, मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजूंगी। अदिति चौहान ने तुरंत व्यवस्था की। अदिति चौहान के निर्देशों का पालन करते हुए जल्द ही एक हेलीकॉप्टर उतरा और वीर को ले गया। अस्पताल की यात्रा में आमतौर पर लगभग 2 घंटे लगते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के साथ काफी समय बचता है। आधे घंटे के बाद हेलीकॉप्टर शहर के पहले अस्पताल की छत पर उतरा और वीर सीधे नीचे चला गया। हॉलवे में दुष्यंती उसका स्वागत करने आई, थोड़ी घबराई हुई दिख रही थी और कहा, रक्षक आप आ गए। हाँ, वीर ने सिर हिलाया और पूछा, आन्या कहाँ है? वार्ड में, दुष्यंती ने कहा और रास्ता दिखाया। इस समय पूरा शहर का पहला अस्पताल एक छाया की परत में लिपटा हुआ था। हर कोई बोझिल लग रहा था। डॉक्टर और नर्स लगातार भागदौड़ कर रहे थे और मरीजों की दर्दनाक चीखें वार्डों में गूंज रही थीं। वीर वार्ड में दाखिल हुआ और आन्या को कुछ बच्चों से बात करते देखा। उसका चेहरा चिंता से भरा था। ये बच्चे गुड़िया, भोलू, छोटू और मनु थे। संस्कार विद्यालय से संक्रमितों की संख्या केवल इन 4 तक ही सीमित नहीं थी।
पिछली बार गुड़िया का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन अंततः वीर ने उसे बचा लिया। पहले मिल चुके होने के कारण वे काफी परिचित थे। बच्चों को अस्पताल के बिस्तरों पर पीले चेहरों, बैंगनी होठों और बेजान नजरों के साथ लेटे देखकर वीर का दिल अनजाने में ठंडा पड़ गया। बड़े भैया, बड़े भैया! चारों बच्चों ने वीर को फीकी मुस्कान और अपनी थकी हुई आंखों में खुशी की एक झलक के साथ बधाई दी। वीर ने आन्या से एक नज़र मिलाई और बिना किसी अनावश्यक शब्द के सीधे बच्चों के पास चला गया। बड़े भैया, क्या हम मरने वाले हैं? गुड़िया ने कमजोर आवाज में एक अवर्णनीय दुखद भाव के साथ कहा। आमतौर पर सबसे ज्यादा रोने वाला छोटू पहले से ही सिसक रहा था, सहने की पूरी कोशिश कर रहा था। डरो मत, मेरे यहाँ होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम अभी बस बीमार हो और जल्द ही ठीक हो जाओगे, ठीक है? वीर ने अत्यंत ईमानदारी से कहा, गुड़िया और अन्य लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए। बड़े भैया, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मेरा पूरा शरीर सुन्न महसूस हो रहा है, जैसे मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। मैं जरूर मर रहा हूँ। आप बस मुझे दिलासा दे रहे हैं, है ना? सबसे छोटा, मनु, निडरता से बोला, लेकिन सबसे ज्यादा डरा हुआ था। मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मैं तुम्हारा इलाज करने के लिए यहाँ हूँ। याद है मैंने उस समय बुरे लोगों से कैसे निपटा था, तो ये छोटी सी बात मुझे नहीं रोक पाएगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, ठीक है? तुम्हारी बीमारी बस एक आम सर्दी से थोड़ी ज्यादा गंभीर है, खुद को डराओ मत, वीर ने प्यार से आश्वस्त किया। बिल्कुल, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। अब बड़े भैया के आश्वासन के साथ तुम आखिरकार राहत महसूस कर सकते हो, है ना? आन्या ने धीरे से कहा। हाँ परी दीदी, बड़े भैया, हम आप पर विश्वास करते हैं। हम नहीं रोएंगे, हम निश्चित रूप से बेहतर हो जाएंगे। चारों बच्चों ने आशा से भरकर जवाब दिया, दर्द और बेचैनी को सहते हुए। भले ही छोटू अभी भी सिसक रहा था, उसने वीर और आन्या के आराम पर विश्वास किया, क्योंकि उनके दिलों में वीर और आन्या द्वारा दी गई प्रोत्साहन और मानसिक समर्थन में अकल्पनीय शक्ति थी। एपिसोड 499। प्रयोगशाला के अंदर का वो शख्स उन 4 लड़कियों द्वारा सही गई पीड़ा और दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था, जिसे वीर और आन्या ने स्वाभाविक रूप से देखा था। संस्कार विद्यालय के शिक्षक भी वार्ड में मौजूद थे। वे इन बेघर बच्चों के साथ रहकर उन्हें पूरा आराम और हिम्मत दे रहे थे। खुशकिस्मती से यह वायरस संक्रामक नहीं था और केवल उन लोगों के शारीरिक कार्यों को नुकसान पहुंचा रहा था जिन्होंने इसे सांस के जरिए अंदर लिया था, वरना बीमारों को अलग थलग कर दिया जाता और कोई भी उनके पास नहीं रह सकता था। वीर वार्ड में ज्यादा देर नहीं रुका और जल्दबाजी में वहां से निकल गया। दिव्य वैद्य वीर, शायद आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। थोड़ी सांस ले लीजिए, इस वायरस की संरचना और बनावट को समझ लीजिए और फिर प्रयोगशाला जाए, प्रोफेसर गौरव मेहरा ने विनम्रता से सुझाव दिया, जो वार्ड के बाहर इंतजार कर रहे थे और तुरंत वीर के पास आ गए थे। डॉक्टर हरीश कपूर के पसंदीदा छात्रों में से एक और डॉक्टर लावण्या के सीनियर होने के नाते प्रोफेसर गौरव मेहरा पहले वीर को नीची नज़र से देखते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर हरीश कपूर अक्सर गौरव मेहरा को दूर रखते थे ताकि वीर के साथ कोई नाराजगी या टकराव न हो। फिलहाल डॉक्टर हरीश कपूर, डॉक्टर लावण्या और चिकित्सा विशेषज्ञों का एक दल प्रयोगशाला में वायरस को खत्म करने के तरीकों पर रिसर्च कर रहे थे, जबकि प्रोफेसर गौरव मेहरा को डॉक्टर हरीश कपूर ने वीर के आने का इंतजार करने के लिए छोड़ दिया था। कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे सीधे लैब ले चलो, वीर ने सपाट लहजे में कहा। ठीक है, ठीक है, दिव्य वैद्य वीर, कृपया मेरे पीछे आइए। प्रोफेसर गौरव मेहरा तेजी से चलते हुए जल्दबाजी में रास्ता दिखाने लगे। जैसे ही वीर ने प्रयोगशाला में कदम रखा, डॉक्टर हरीश कपूर के नेतृत्व में भीड़ ने अपना काम रोक दिया और सम्मानपूर्वक कहा, दिव्य वैद्य वीर, आप आखिर आ ही गए। हम सब यहाँ दीवानों की तरह परेशान हैं और आपका ठीक से स्वागत नहीं कर पाए। किसी भी भूल के लिए माफ़ी चाहते हैं, हम बाद में इसकी भरपाई कर देंगे। डॉक्टर हरीश कपूर और बाकी लोग बेहद बेचैन थे, जैसे गर्म तवे पर चींटियां रेंग रही हों। वे बेसब्री से वीर के जल्द आने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि वीर उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से पहुंचा था, लेकिन उन सभी का ध्यान केवल वायरस से निपटने पर था, बाकी बातों की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। सब लोग काम करते रहें, मेरी चिंता मत करो, मैं पहले स्थिति को समझूंगा और फिर तय करूंगा कि आगे कैसे बढ़ना है, वीर ने लाचारी से कहा। बिल्कुल सही, वीर इतना नाजुक नहीं है। यहाँ दिखावा करने के बजाय तुम लोग अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? शायद कोई शानदार आइडिया दिमाग में आ जाए, डॉक्टर लावण्या ने बेरुखी से कहा। ये बात तो सही कही, हम दिखावा नहीं कर रहे हैं। दिव्य वैद्य वीर के लिए हमारा सम्मान पूरे दिल से है, कई विशेषज्ञों ने लाचारी से सोचा। वे डॉक्टर लावण्या के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और अपना सारा ध्यान अपने अपने काम पर लगा दिया।
खैर, ये लावण्या हम सबके बीच शायद वही अकेली है जो दिव्य वैद्य वीर के साथ इतनी बेतकल्लुफी से बात करने की हिम्मत रखती है। हमारी नज़रों में असली काबिलियत वाले लोग ही सबसे ज्यादा सम्मान के हकदार होते हैं, और दिव्य वैद्य वीर इस सम्मान के पूरी तरह लायक हैं। डॉक्टर हरीश कपूर ने मन ही मन कड़वाहट से सोचा। सौभाग्य से डॉक्टर लावण्या के पास आन्या सिंघानिया जैसी एक अच्छी दोस्त है, वरना डॉक्टर लावण्या इतनी खुल्लम खुल्ला नहीं हो सकती थी। लेकिन सच कहूं तो डॉक्टर लावण्या और दिव्य वैद्य वीर के बीच ये रिश्ता मेरे लिए फायदेमंद है। मैं कोई औपचारिकता नहीं करूंगी, मैं अब तक हुई प्रगति के बारे में बताती हूँ, और जब तुम स्थिति को समझ जाओगे तो तुम सोच सकते हो कि क्या तुम हमारे काम के लिए कोई रचनात्मक सुझाव दे सकते हो। डॉक्टर लावण्या ने वीर को समझाया, यह वायरस हमारे डेटा एनालिसिस और अनुमानों के अनुसार इंसान के शरीर में 48 घंटे रहने के बाद जानलेवा हो जाता है। 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। हम जितनी जल्दी एंटीजन तैयार करेंगे उतनी ही ज़्यादा जानें बचा पाएंगे, वरना हम बस हजारों लोगों को एक एक करके मरते हुए देखेंगे। वायरस जितनी देर शरीर में रहेगा, नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा। मैं और कुछ नहीं कहूँगी, यकीनन तुम अच्छी तरह जानते और समझते हो। डॉक्टर लावण्या ने बिना रुके बोलना जारी रखा और 2 घंटे से ज़्यादा की रिसर्च से मिले नतीजों और निष्कर्षों को साझा किया। वीर डॉक्टर लावण्या की रिपोर्ट सुनते हुए सामग्री के पन्ने पलट रहा था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था और वह वायरस के बारे में जानकारी कल्पना से भी तेज गति से ग्रहण कर रहा था। दिव्य मर्म चिकित्सा पर भरोसा करते हुए उसने धीरे धीरे खोज और अवलोकन किया, जिससे उसे रोगी का सफल इलाज करने में कामयाबी मिली। लेकिन यह तरीका बहुत समय लेने वाला था और इतने सारे लोगों को नहीं बचा सकता था, इसलिए उसने अपना पूरा ध्यान एंटीजन पर रिसर्च करने में लगा दिया। 1 घंटे बाद वीर को इस वायरस की पूरी समझ हो गई थी। उसके पास एक सामान्य दिशा भी थी, जिससे शायद कम से कम समय में एंटीजन विकसित करके एंटीबॉडीज पैदा की जा सकती थी, ताकि सभी संक्रमित लोगों का प्रभावी ढंग से इलाज हो सके। हॉस्पिटल के अंदर बिस्तरों पर पड़े मरीज और भी कमजोर दिख रहे थे, उनके विभिन्न जीवन सूचक आंकड़े बिगड़ रहे थे। मरीज सुस्त और हताश थे, हर कोई मौत को महसूस कर रहा था, जिससे वे निराश और गुस्से में थे। डॉक्टर और नर्सें चिंतित थीं, लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होना था। मरीजों के परिवार वाले भी चिंतित थे, उनकी चिंता असंतोष में बदल रही थी, जिसे वे डॉक्टरों और नर्सों पर निकाल रहे थे। मरीजों की देखभाल के लिए जिम्मेदार डॉक्टरों ने अपनी सारी उम्मीदें प्रयोगशाला पर टिका रखी थीं। वीर के लैब में प्रवेश करने के 3 घंटे बाद दोपहर हो चुकी थी। घंटों की शारीरिक और मानसिक मेहनत ने डॉक्टर हरीश कपूर और बाकी लोगों को थका दिया था, जिससे उन्हें काम जारी रखने के लिए विशेष दवाएं इंजेक्ट करने पर मजबूर होना पड़ा। जवानी सच में एक तोहफा है। लैब में वीर और डॉक्टर लावण्या के अलावा सबसे कम उम्र के व्यक्ति प्रोफेसर गौरव मेहरा भी 40 से ऊपर के थे। वे सभी अपने आगे के रिसर्च के प्रयासों को बनाए रखने के लिए दवा की उत्तेजना पर निर्भर थे। वे हिम्मत नहीं हार सकते थे। एक चिकित्सक के दिल के साथ इतने सारे मरीज उनकी जीवन रक्षक कोशिशों का इंतजार कर रहे थे, वे भला कैसे ढीले पड़ सकते थे। इसके अलावा दिव्य वैद्य वीर के सामने वे अपना चेहरा नहीं खोना चाहते थे। हर कोई अपने काम को बिना रुके जारी रखने के लिए तरह तरह के तरीके खोज रहा था। फिर भी अगले 3 से 4 घंटों के बाद डॉक्टर लावण्या भी टिक नहीं सकी। उसे नींद आने लगी, थकान लगातार उस पर हावी हो रही थी और उसका शरीर न चाहते हुए भी सोना चाहता था। ऐसी परिस्थितियों में मजबूर होकर डॉक्टर लावण्या के पास खुद को 2 बार स्फूर्ति बढ़ाने वाली दवा इंजेक्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अविश्वसनीय। डॉक्टर लावण्या वीर को देखकर चकित हुए बिना नहीं रह सकी, जो बिना किसी थकान के संकेत के ऊर्जा से भरपूर था। लगातार दिमागी कसरत, सावधानी से किया जाने वाला काम, हजारों जिंदगियों की जिम्मेदारी, ये बोझ डॉक्टर हरीश कपूर और दूसरों पर भारी पड़ रहा था। उनके शरीर थके हुए थे और आत्मा तो और भी ज्यादा थक चुकी थी। कई दबावों के तहत वे पूरी तरह से थक चुके थे। दिव्य वैद्य वीर सचमुच इस उपाधि के हकदार हैं। इस शारीरिक सहनशक्ति की तीव्रता ईर्ष्या करने लायक है। डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य लोगों ने वीर को बदली हुई नजरों से देखा। काम के महत्व के मामले में वीर को उनसे भी ज्यादा मानसिक प्रयास की आवश्यकता थी, फिर भी उनकी शारीरिक सहनशक्ति वीर की तुलना में कुछ भी नहीं थी। अब वे स्फूर्ति बढ़ाने वाली दवा के इंजेक्शन का अपना तीसरा दौर शुरू करने वाले थे। # एपिसोड 500 कामयाबी। वीर और बाकी सब प्रयोगशाला में बिना थके काम में जुटे थे। लैब के बाहर एक सीनियर डॉक्टर और कई नर्सें अंदर काम में जुटे लोगों को उत्सुकता से देख रही थीं, जो लंबे इंतजार और उम्मीद में डूबे हुए थे। क्या वे वायरस को खत्म करने के लिए एंटीबॉडी विकसित कर पाएंगे? ये कब विकसित होगा? ये ऐसे सवाल थे जिनकी गारंटी कोई नहीं दे सकता था, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए हॉस्पिटल में हर किसी का दिल भारी था। डॉक्टर
मिश्रा, इस रफ्तार से तो मुझे डर है कि डायरेक्टर और बाकी लोग टिक नहीं पाएंगे। आधा दिन बीत चुका है और उन्होंने बस काम चलाने के लिए थोड़ा सा खाया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि डायरेक्टर और बाकी लोग थकावट के करीब लग रहे हैं। अपनी स्फूर्ति बढ़ाने के लिए लगातार दवा पर निर्भर रहना कोई लंबा समाधान नहीं है, एक नर्स ने चिंता से फुसफुसाया। डॉक्टर मिश्रा ये बात अच्छी तरह समझते थे। वो इस महत्वपूर्ण काम में ज़्यादा योगदान नहीं दे सकते थे, वह केवल वही कर सकते थे जो उनकी क्षमता में था। एक बार एंटीबॉडी विकसित हो जाने के बाद आगे के काम उन पर आ जाएंगे। इंजेक्शन लगाना और मरीजों की प्रतिक्रिया की निगरानी करना, यह उनके कर्तव्य के दायरे में था और ये तत्काल और तुरंत किया जाना था। इसलिए वह बेसब्री से लैब से नतीजों का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर मिश्रा ने देखा था कि डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य लोगों ने काम जारी रखने के लिए एक से अधिक बार विशेष दवाएं इंजेक्ट की थीं। अगर वे गिर पड़ते तो यह विनाशकारी होता। ज़्यादा चिंता मत करो, हमें डायरेक्टर कपूर पर भरोसा करना होगा, डॉक्टर मिश्रा ने आश्वस्त किया। हालांकि वह नर्सों से भी ज़्यादा चिंतित थे। वह रुके और उनकी आंखों में एक चमक के साथ कहा, भले ही हमें डायरेक्टर कपूर की क्षमताओं पर शक हो, लेकिन दिव्य वैद्य वीर अंदर हैं। वह निश्चित रूप से वायरस को खत्म करने का कोई तरीका खोज लेंगे। क्या वह आदमी दिव्य वैद्य वीर है? दिव्य वैद्य वीर सच में बहुत मजबूत और सहनशील हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर लावण्या ने भी अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए दवा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन दिव्य वैद्य वीर पर कोई असर नहीं दिख रहा, उनमें थकान का कोई संकेत नहीं है। मैंने सुना है कि दिव्य वैद्य वीर की चिकित्सा कला अद्वितीय है, वह जैसे किसी महान वैद्य का पुनर्जन्म हो। उनके हस्तक्षेप से बीमारियां सहजता से ठीक हो जाती हैं। नर्सें आपस में बातें कर रही थीं। डॉक्टर मिश्रा, एक नर्स इस समय अर्जेंट में दौड़कर आई और बोली, प्रयोगशाला में प्रगति कैसी है? दूसरे डॉक्टर अपडेट के लिए जोर दे रहे हैं। मरीजों के जीवन सूचक आंकड़े तेजी से बिगड़ रहे हैं और हमारे हॉस्पिटल को कोई प्रभावी उपचार योजना नहीं मिली है। मरीजों के परिवार वाले पहले से ही बेहद गुस्से में हैं और उनकी भावनाएं उफान पर हैं। कुछ परिवार वाले मरीजों को विदेश ले जाने की धमकी दे रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? अगर इस स्थिति को हल नहीं किया गया तो इसके परिणाम अंतहीन हो सकते हैं। उन्हें अपना गुस्सा निकालने दो। वे जानते हैं कि यह वायरस कितना भयानक है और ऐसी आपात स्थितियों में नियंत्रण खोना समझ में आता है, लेकिन मरीजों को ले जाना सिर्फ कहने की बात है। वे लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। पुलिस को बुलाकर व्यवस्था बनाए रखो और जो लोग हंगामा कर रहे हैं उन्हें हटाओ। अगर इस प्रवृत्ति को नहीं रोका गया तो इसका प्रभाव बहुत नकारात्मक होगा, डॉक्टर मिश्रा ने लाचारी से कहा। जी, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, नर्स दौड़कर चली गई। लेकिन तभी डॉक्टर मिश्रा की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने प्रयोगशाला की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रोफेसर माथुर गिर पड़े। लैब के अंदर एक बुजुर्ग प्रोफेसर आखिरकार टिक नहीं सके और उनका शरीर जवाब दे गया और वह जमीन पर गिर पड़े। प्रोफेसर माथुर, आप ठीक तो हैं? कुछ लोगों ने अपने चक्कर को संभालते हुए उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, बस बेहोश हो गए हैं, थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाएंगे, प्रोफेसर गौरव मेहरा ने जल्दी से प्रोफेसर माथुर को सहारा देकर दूर किया। एक नर्स की मदद से डॉक्टर मिश्रा प्रोफेसर माथुर को आराम करने के लिए ले गए। वीर ने चारों ओर एक नज़र डाली। वह डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य लोगों की थकान से पूरी तरह वाकिफ था और धीरे से बोला, मैं जानता हूं कि सब लोग बहुत थक गए हैं, लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। इतने सारे उपकरणों को चलाना है, इतने सारे डेटा का विश्लेषण और आयोजन करना है, हम आपके बिना यह नहीं कर सकते। बस 2 घंटे और, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, और हम सफल हो जाएंगे। ये तकनीकी काम बहुत जटिल और अव्यवस्थित था। अब उनके सभी रिसर्च के परिणाम समय और जीवन के खिलाफ दौड़ रहे थे। सैकड़ों लोगों की जान बच पाएगी या नहीं, ये सभी के प्रयास पर निर्भर था। वीर इतने कम समय में अकेले इतने सारे लोगों को नहीं बचा सकता था। उसे स्वाभाविक रूप से डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य लोगों के समर्थन की जरूरत थी। दिव्य वैद्य वीर, हम टिक सकते हैं, चिंता न करें, डॉक्टर हरीश कपूर ने आश्वासन दिया, जबकि अन्य लोगों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाए। अगर उनके शरीर टूट भी जाएं, तो आराम करने से ठीक हो जाएंगे। जब तक अचानक मौत न हो, तब तक चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा वे अभी थकावट से मरने की स्थिति से बहुत दूर थे। हम डॉक्टर्स हैं, यही समय है अपना सब कुछ झोंक देने का। क्या आपने कभी डॉक्टरों को ज़्यादा काम करने से मरते सुना है? यकीनन नहीं। इसलिए जब तक हम जिंदा हैं, डटे रहो, चलो मिलकर लड़ते हैं। भले ही हम थकावट से मर जाएं, यह एक सम्मान की बात होगी, यह एक मिसाल कायम करेगा। डॉक्टर लावण्या ने जोर से घोषणा की, हम अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पेशे पर निर्भर हैं। वीर को देखो, ये बाहरी आदमी यहाँ हमारी मदद कर रहा है, महत्वपूर्ण कामों को संभाल रहा है, हम तो बस उसकी सहायता कर रहे हैं। अगर हम टिक नहीं पाए तो क्या हम मजाक नहीं बन जाएंगे? भले ही हम महत्वपूर्ण योगदान न दे सकें, हम बोझ तो नहीं बन सकते, है ना? डॉक्टर
लावण्या की बातों से सभी ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में आखिर में वीर एक डॉक्टर नहीं था। गहरी चिकित्सा कला के साथ उसने उनका सम्मान अर्जित किया और दिव्य वैद्य की उपाधि इसका सबसे अच्छा सबूत थी। दिव्य वैद्य वीर ने तो पलक भी नहीं झपकाई, उनके साथ इतने लंबे समय तक डटे रहे, वो उनसे भी ज्यादा थके हुए थे। अगर वे टिक नहीं पाए और गिर पड़े तो क्या वे अपनी ही प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं कर देंगे? हालांकि डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य लोग थोड़े बड़े थे, लेकिन उनमें अभी भी एक अदम्य इच्छा शक्ति थी। इसके बाद चाहे वो आत्म प्रेरणा से हो या दवाएं और इंजेक्शन लेने से, सभी ऊर्जावान हो गए और पूरे जोश के साथ काम में शामिल हो गए। ये देखकर वीर काफी आश्वस्त हो गया। कल्चर मीडियम तैयार करने के बाद ये सुनिश्चित कर लेना कि सभी इस्तेमाल किए गए उपकरण और औजार पूरी तरह से कीटाणुरहित हों। कुछ भी करने से पहले याद रखना कि अपने दिमाग में कई बार कदमों और तरीकों को दोहरा लेना। नींद को छोटी छोटी बातों में गड़बड़ी करने का कारण मत बनने देना, गलतियों की कीमत बहुत बड़ी होगी। अपने दिमाग को चलाते रहो, पूरी तरह से सतर्क रहो, पूरी ताकत लगा दो, यह आखिरी कदम है। वीर की आवाज़ समय समय पर प्रयोगशाला में गूंजती रही। डॉक्टर हरीश कपूर और अन्य लोगों के लिए ये किसी उत्तेजक से कम नहीं था, जिससे वे तुरंत बहुत अधिक सतर्क हो गए। अंत में उन्होंने सफलतापूर्वक वायरस को खत्म करने के लिए कुछ विकसित कर लिया। प्रयोगशाला में कोई जयकार नहीं हुई। वीर सहित सभी के चेहरे पर एक राहत भरी अभिव्यक्ति थी। उनके कंधों पर पड़ा बोझ आखिरकार उठाया जा सकता था। मरीज बच गए थे, वे आखिरकार चैन की सांस ले सकते थे।